प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध शास्त्र के संप्रदायों की चर्चा करेंगे। आज हम समाजवादी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। द सोशलिस्टिक स्कूल। टेफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र का समाजवादी संप्रदाय आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित है। आर्थिक दशाएं अधिक मात्रा में अपराध से संबंधित हैं। इन आर्थिक दशाओं के अंतर्गत हैं सीधे आर्थिक प्रयोजन, निर्धनता, आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रोध, व्यवसायीकृत मनोरंजनों का प्रभाव, बेरोजगारी तथा व्यवहार प्रतिमान और सामाजिक इज्जत का आर्थिक आधार। इस संप्रदाय के समर्थकों में निम्न नाम प्रमुख हैं। नंबर 1, मार्क्स तथा एंजल्स। मार्क्स तथा एंजल्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए मार्क्स ने बताया कि संपूर्ण इतिहास अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इतिहास में युगों का आधार आर्थिक है। उसने इतिहास में युगों को 5 भागों में बांटा है: आदिम साम्यवादी युग, दासत्व का युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और साम्यवादी युग। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादक भी था। अतिरिक्त मूल्य के कारण वर्गों का जन्म और विभाजन स्पष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम वर्ग संघर्ष होता है। मार्क्स तथा एंजल्स ने आर्थिक दशाओं और अपराध के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। उत्पादन का उद्देश्य आर्थिक स्वार्थ होता है। आर्थिक स्वार्थ वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं, जिनका अपराधों से सीधा संबंध है। यदि आर्थिक दशाएं विपरीत होंगी तो अपराधों की संख्या में वृद्धि होगी। यदि आर्थिक दशाएं अनुकूल होंगी तो अपराधों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी। नंबर 2, बोन्जर के विचार। बोन्जर एक डच अपराध शास्त्री थे। इन्होंने अपराध और आर्थिक दशाओं के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले थे। स्वार्थपरता अपराध का मूल कारण है। आर्थिक अवस्था अपराधों को जन्म देती है, जैसे पूंजीवाद, जिसमें उत्पादन उपभोग के लिए न किया जाकर लाभ के लिए किया जाता है। लाभ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। प्रतिस्पर्धा से सामाजिक विघटन और अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। बोन्जर ने अनेक अपराधों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं: आवारागर्दी, इसका कारण बेरोजगारी, कम मजदूरी और पार्ट टाइम का काम होता है। चोरियां इसलिए होती है कि समाज में धनी और निर्धन का स्पष्ट विभाजन है। एक भूखा बालक बिस्कुट, चॉकलेट या डबल रोटी की चोरी इसलिए करता है क्योंकि वह भूख की ज्वाला को सहन करने में असमर्थ होता है। बोन्जर ने अपराध निरोध के 2 सुझाव दिए: समाज का पुनर्गठन तथा उत्पादन और उपभोग के साधनों पर समान अधिकार। आलोचना। इस संप्रदाय की अनेक कमियां हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्थिक संप्रदाय की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह संप्रदाय आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित है और अपराध की एकांगी व्याख्या करता है। नंबर 2, उत्पादन और उपभोग के साधनों में समान अधिकार हो जाने से भी अपराधों का अस्तित्व रहेगा। जहां तक अपराध का प्रश्न है, यह आर्थिक प्रमेय से अधिक सामाजिक प्रमेय है, अर्थात सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों का अपराध से सीधा संबंध है। नंबर 7, प्रारूपवादी संप्रदाय। प्रारूपवादी नाम से अपने आप ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार के होते हैं। सामान्य आदमी के व्यक्तित्व की तुलना में अपराधी का व्यक्तित्व अलग ही प्रकार का होगा। इस प्रकार शारीरिक विशेषताओं में अपराधी अनपराधी व्यक्ति से बिल्कुल ही भिन्न होगा। अपराधियों की ये शारीरिक विशेषताएं अपराधी को अपराध करने की ओर प्रेरित करती हैं। ये शारीरिक विशेषताएं वंशानुगत होती हैं। प्रारूपवादी संप्रदाय के समर्थक विशेष लक्षणों में अलग दृष्टिकोण के समर्थक थे। वे अलग अलग लक्षणों का अपराध का कारण मानते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यह संप्रदाय 3 शाखाओं में विभक्त हो गया। तीनों शाखाओं ने अलग अलग लक्षणों पर जोर दिया। इन तीनों शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंबर 1, इटालियन संप्रदाय, नंबर 2, मानसिक परीक्षा संबंधी संप्रदाय, नंबर 3, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय।
अब हम विस्तार से हर एक संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इटालियन संप्रदाय। इस संप्रदाय को इटालियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संप्रदाय का जन्म इटली में हुआ तथा इसके संस्थापक और समर्थक सभी इटली के निवासी थे। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस संप्रदाय से पूर्व अपराध के कारणों की व्याख्या व्यक्ति के बाहर की जाती थी। इस संप्रदाय ने अपराध के कारणों की व्याख्या व्यक्ति के अंदर की। नंबर 2, यह संप्रदाय मानव की हड्डियों और खोपड़ियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विशेष प्रकार की शारीरिक विशेषताएं अपराध का कारण होती हैं। नेक्स्ट, गुदाई के द्वारा मनुष्य की मानसिक विशेषताओं का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक विशेषताएं भी अपराध का कारण होती हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों में लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो और फेरी प्रमुख हैं। नंबर 1, लोम्ब्रोसो के विचार। लोम्ब्रोसो का अपराधी प्रकार का सिद्धांत अपराध शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। इस सिद्धांत के द्वारा लोम्ब्रोसो ने अपराध की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। लोम्ब्रोसो इटली की सेना में डॉक्टर थे। उन्होंने इस व्यवसाय के दरमियान शारीरिक विशेषताओं का अपराध के साथ संबंध स्थापित किया। उन्होंने देखा कि सैनिक 2 प्रकार के स्वभाव वाले हैं, उद्दंड और अनुशासित। इन दोनों प्रकार के सैनिकों की शारीरिक विशेषताओं में महान अंतर है। इस संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उन्होंने 1870 में जेलों और पागलखानों का अध्ययन प्रारंभ किया। इस प्रकार लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराध शारीरिक दोषों के कारण होता है। इसे दूसरे शब्दों में प्राणीशास्त्रीय दोष भी कहा जाता है। अपराधी विशेषताएं। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों की कुछ शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये शारीरिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। खोपड़ी के विषय में भी उन्होंने जो है अध्ययन किया। दिमाग यानी कि इंसान के मस्तिष्क का भी उन्होंने अध्ययन करके बताया। इसी प्रकार से बालों का, बोहों का, आईब्रोज का और नाक का, कान का, होठ, स्किन, इन सभी बातों का जो है अध्ययन किया। दांतों का, ठुड्डी का, आकृति। इसके साथ ही लोम्ब्रोसो ने कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों की भी विशेषताएं बतलाई हैं। कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आदती हत्यारा। लोम्ब्रोसो ने आदतन हत्या करने वाले अपराधी की निम्न शारीरिक विशेषताएं बतलाई हैं, जैसे चमकदार आंखें होती है, मस्तक झुका हुआ होता है। नंबर 2, थीव्स। चोर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंख का बड़ा गड्ढा होता है, सीधी रेखा से बनी नाक होती है, उभरा हुआ मस्तक होता है। यौन अपराधी, इनकी चमकदार आंखें होती हैं, फूली हुई पलकें और होठ होते हैं, रुक्ष आवाज होती है, ऊपर की ओर उभरा हुआ जबड़ा होता है। अपराधियों का वर्गीकरण। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। नंबर 1 है जन्मजात अपराधी। जन्मजात, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि ये पैदाइशी अपराधी होते हैं। इनमें कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं। ये शारीरिक विशेषताएं वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। जन्मजात अपराधियों की विशेषताओं को लोम्ब्रोसो ने निम्न 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, इंद्रिय संबंधी और क्रिया संबंधी विशेषताएं। नंबर 2, मूल प्रवृत्त्यात्मक और भावात्मक विशेषताएं। और नंबर 3 है कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिनमें गंवारू भाषा, अत्यधिक गुदाई और उनके विचारों में विचित्रता आदि बातें पाई जाती हैं। दूसरा अपराध का वर्गीकरण है पागल अपराधी होते हैं, कामुक अपराधी होते हैं, आकस्मिक अपराधी होते हैं, दिखावटी अपराधी होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं, क्रिमिनलॉइड। सी प्रकार, इसमें अधपतन की भावना पाई जाती है। यद्यपि अपराध की प्रवृत्ति उनमें जन्मजात होती है, किंतु ये विशेषताएं इतनी प्रभावशाली नहीं होती है जितनी कि जन्मजात अपराधी में होती हैं। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का सार इस प्रकार से है। अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनते नहीं हैं। अपराधी एक विशिष्ट प्रकार की शारीरिक विशेषताओं के होते हैं। ये शारीरिक प्रकार शारीरिक विकृतियों से संबंधित हैं। इन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपराधियों को पहचाना जा सकता है। शारीरिक विशेषताएं इन व्यक्तियों को अपराध करने के लिए बाध्य कर देती हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। लोम्ब्रोसो के अनुसार दंड। लोम्ब्रोसो ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि समाज विरोधी कार्यों को रोकने और समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड अनिवार्य है।
राज्य जब अपराधियों को दंड दे तो राज्य के सामने सामाजिक कल्याण का दृष्टिकोण होना चाहिए। दंड इस प्रकार का हो कि जिससे जनता का कल्याण हो। लोम्ब्रोसो के अनुसार बाल अपराधियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए और उनका उपचार किया जाना चाहिए। कारावास की सजा को समाप्त कर देना चाहिए और उसके स्थान में देश निकाले की सजा देनी चाहिए। ऐसा करने से समाज का अधिकतम कल्याण संभव हो सकेगा। इस सिद्धांत की आलोचना। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। लोम्ब्रोसो ने अपराध और शारीरिक विशेषताओं में संबंध स्थापित किया है जो सत्य नहीं है। आधुनिक युग में ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि शारीरिक विशेषताएं अपराध का कारण नहीं है। नेक्स्ट, अपराधी आदि मानव का प्रतीक नहीं है। आधुनिक मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आदिम मनस नामक कोई चीज नहीं है। यदि लोम्ब्रोसो के सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो क्या यह सत्य है कि सभी आदि मानव अपराधी थे? इस प्रकार लोम्ब्रोसो का सिद्धांत भी निर्धारणवाद से ग्रस्त प्रतीत होता है। नेक्स्ट, लोम्ब्रोसो ने यह तो स्वीकार किया कि अपराधियों में पूर्ण शारीरिक प्रकार पाया जाता है, किंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि पूर्ण शारीरिक प्रकार क्या है। आधुनिक जटिल समाज में अपराधियों को अनअपराधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अपराध का वंशानुक्रम से कोई संबंध नहीं है। लोम्ब्रोसो का यह सिद्धांत भी अव्यवहारिक प्रतीत होता है कि दंड अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर दिया जाना चाहिए। लोम्ब्रोसो के विचार असुधारवादी और रूढ़िवादी भावना से ग्रस्त हैं। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का मूल्यांकन। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का अपराध शास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। उसके मूल्यांकन के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1, लोम्ब्रोसो पहला अपराध शास्त्री था जिसने 1870 में अपराध और अपराधियों का इतना पूर्ण और विस्तृत अध्ययन किया था। नंबर 2, लोम्ब्रोसो पहला अपराध शास्त्री था जिसने प्रेत शास्त्र जैसे सिद्धांत का विरोध किया था। अभी तक अपराध के कारणों की खोज व्यक्ति के बाहर की जाती थी। लोम्ब्रोसो ने पहली बार अपराध के कारणों की खोज व्यक्ति के अंदर की। लोम्ब्रोसो पहला अपराध शास्त्री था जिसने अपराधी पर बल दिया और अपराध से अधिक अपराधी के महत्व को स्वीकार किया। लोम्ब्रोसो ने अपराध शास्त्र के क्षेत्र में पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। उसने जेलों और पागलखानों में जाकर स्वयं अपराधियों का अध्ययन किया। गैरोफेलो भी इटली का ही अपराध शास्त्री था। गैरोफेलो लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का ही समर्थक था। उसके ऊपर लोम्ब्रोसो की विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपराध की अपेक्षा अपराधी का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार वंशानुक्रमण का अपराध से घनिष्ठ संबंध है। गैरीफेलो ने शारीरिक प्रकार की अपेक्षा मानसिक प्रकार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने अपराधियों को निम्न 4 भागों में बांटा है: विचित्र अपराधी, भयंकर अपराधी, बेईमान, लंपट अपराधी। दंड। गैरीफेलो के अनुसार दंड का मौलिक उद्देश्य यह है कि अपराधियों के मन में अपराधों के प्रति निराशा पैदा की जाए। उन्होंने दंड के 2 प्रकार बतलाए हैं: एलिमिनेशन, लोप। जो अपराधी अहमवाद और नैतिकता की भावना के कारण हत्या करते हैं उन्हें प्राण दंड दे दिया जाना चाहिए। नंबर 2 है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति की सजा उन अपराधियों को दी जानी चाहिए जो साधारण अपराध करते हैं। आलोचना। गैरीफेलो के अपराधी सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। नंबर 1, गैरीफेलो का यह कहना कि अपराधियों में मनोवैज्ञानिक प्रकार पाया जाता है और वे मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त होते हैं, गलत है। गैरीफेलो की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये मनोवैज्ञानिक प्रकार वंशानुक्रमण के द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। अपराध का वंशानुक्रमण से कोई संबंध नहीं है। गैरीफेलो के अनुसार अपराधी प्राकृतिक रूप से दूषित होते हैं और उनमें नैतिक भावना का अभाव होता है, ऐसा मानना गलत है। नंबर 3, फेरी लोम्ब्रोसो का शिष्य था और इटालियन संप्रदाय का भी सदस्य था। उनके सिद्धांत की निम्न विशेषताएं हैं। फेरी लोम्ब्रोसो और गैरीफेलो की तुलना में अधिक विद्वान था। उपर्युक्त दोनों विद्वानों की तुलना में वह अधिक आधुनिक था। फेरी ने उपर्युक्त दोनों विद्वानों की विशेषताओं को अपने सिद्धांत में स्थान दिया था। फेरी समाजवादी थे। उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों को भी अपराध का कारण माना है। अपराधी परिपूर्णता। प्रोफेसर फेरी ने अपराधी परिपूर्णता के अपना नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपराधी परिपूर्णता के द्वारा उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि अपराधी 3 मौलिक तत्वों के समन्वयात्मक उत्पादन का फल है। ये 3 तत्व निम्नलिखित हैं:
शारीरिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, सामाजिक परिस्थितियां। अर्थात अपराध इन्हीं 3 कारकों के समन्वय का फल है। इसके लिए इन्होंने बताया कि अपराध करने के लिए 10 विशेषताओं की आवश्यकता होती है। अब एक व्यक्ति में 3 शारीरिक विशेषताएं, 2 मानसिक विशेषताएं पाई जाती है, या 5 विशेषताओं वाला व्यक्ति तब अपराध करेगा जबकि 5 सामाजिक दशाएं उसको प्रभावित कर उसे अपराध करने को प्रेरित करें। यदि सामाजिक दशाएं 5 से कम होंगी तो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। फेरी ने अपराधियों को 5 भागों में बांटा है: जन्मजात अपराधी, अपस्मारी अपराधी, आकस्मिक अपराधी, कामुक अपराधी, आदती अपराधी। दंड के संबंध में प्रोफेसर फेरी ने निम्न बातों को प्रस्तुत किया है। फेरी के अनुसार दंड अति आवश्यक है क्योंकि दंड से ही सामाजिक दुर्व्यवहारों को रोका जा सकता है। अपराध का संबंध सामाजिक परिस्थितियों से है, अतः अपराध का निवारण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन न लाया जाए। अपराधी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है, अतः दंड की जिम्मेदारी भी उस पर नहीं होनी चाहिए। आलोचना। फेरी के अपराध और दंड की धारणा की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। नंबर 1, फेरी का अपराधी परिपूर्णता का सिद्धांत गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि समाज के सभी व्यक्ति कुछ खास परिस्थितियों में अपराध करेंगे। नंबर 2, फेरी ने व्यक्तिगत विशेषताओं को भी अपराध का कारण माना है। व्यक्तिगत विशेषताएं अपराध का कारण नहीं है। नंबर 3, फेरी का कहना है कि अपराधी अपने कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, गलत है। धन्यवाद।